हेलो एवरीवन, खमागानी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ श्रागम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल हॉरर एक्सपीरियंस लेकर। साल 2008, एक नया घर, सामने एक गहरा तालाब और रोज रात करीबन 2 से 3 बजे के बीच में वहां से आती एक आवाज, जैसे उस तालाब में कोई तैर रहा हो। लेकिन गांव के इस तालाब में कोई दिन में भी नहीं नहाता था। और फिर एक दिन अपने दादा दादी के पास आया 7 साल का एक बच्चा, जिसे वो तालाब अपनी ओर बुलाने लगा। और एक रात वो बच्चा उठ के उस तालाब में जाने लगा और ऐन मोमेंट पर उसके दादाजी ने उसे पकड़ के बचा लिया और घर के अंदर ले गए। लेकिन अंदर जाते ही वो चिल्लाने लगा, मैं डूब रहा हूं, कोई मुझे खींच रहा है। लेकिन इन सब के पीछे जो था वो सिर्फ एक एंटिटी नहीं, एक खुफिया राज था। और ये राज जब खुलेगा आपके दिमाग की भी धज्जियां उड़ा देगा। और आई एम श्योर आपने ऐसा कोई इंसिडेंट आज तक नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, ये दिनेश के नाना के कजिन ब्रदर के साथ हुआ एक रियल हॉरर केस है। सब कुछ शुरू होता है 2008 में। इनके एक दूर के नाना अनमोल बाबू, जो कि कोलकाता में रहते थे, उनके पापा जी कोलकाता में शिफ्ट हो गए थे उनके जन्म से पहले। वो लोग 6 भाई और 2 बहनें थी। उनके पिताजी का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था और उससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया था और उसी पैसे से उन्होंने एक बड़ा घर बनाया था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि हर एक बच्चे की फैमिली बन गई थी, तो वो घर अब इन सब लोगों के लिए छोटा पड़ने लग गया था। अनमोल बाबू के पिताजी के टाइम पे ही बिजनेस डाउन हो गया था और उसके बाद अनमोल बाबू ने एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन की थी। अनमोल बाबू का जो लड़का था उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल गई थी और वो उड़ीसा शिफ्ट हो गया था। शिफ्ट होने के बाद वहां उसके कुछ टाइम के बाद उसकी शादी भी हो गई थी। और अब इस टाइम पर इनके जो अनमोल बाबू के जो 5 भाई थे, उन सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि अब हम इस घर को बेच देते हैं, क्योंकि ये घर सबके लिए छोटा हो रहा है। अब जो अनमोल बाबू थे उनके पास गांव में थोड़ी सी जमीन थी और अनमोल बाबू ने सोचा कि अब लास्ट एज में, मतलब बुढ़ापा आ गया, अब ज्यादा कुछ करना नहीं है। उनके बेटे का भी ट्रांसफर होता रहता है और सरकारी क्वार्टर मिलता है जिसमें पूरी फैमिली एडजस्ट भी नहीं हो सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अपनी एज के लास्ट पड़ाव में एक दूसरे कल्चर में जाकर सेट होना वो भी नहीं हो पाता है। तो जो मकान बिका, उस मकान का जो पैसा आया, उस पैसे को लेकर वो बेसिकली कोलकाता में रहते थे। तो जहां वो रहते थे वहां कोई हरियाली नहीं थी, चारों तरफ गाड़ियों का साउंड, ट्रैफिक के चिक चिक। उनका जो गांव था बीरभूम, है ना, बंगाल का बीरभूम एरिया, वहां पर इनका गांव था। तो गांव की हरियाली और शांति उन्हें बहुत पसंद थी और छोटे थे जब भी वो बहुत गांव में आया करते थे। तो उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि घर बेचने के बाद जो भी पैसा मिला है उससे वो गांव में एक घर बनवाएंगे। तो उन्होंने 2 मंजिल का एक छोटा सा घर बनवाया। अभी जो उन्होंने घर बनवाया ये एक पोखर यानी एक तालाब के पास में था। इनके फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम थे उन्होंने उस पर बड़ी खिड़की बनवाई जिससे बहुत दूर तक आप देख सकते हो। घर बनने के बाद एक अच्छा दिन देखकर गृह प्रवेश और सत्यनारायण की पूजा करवाई गई और गांव के और आसपास के सारे रिलेटिव्स को इन्होंने इनवाइट किया था। उनका बेटा, बहू और उनका पोता नहीं आ पाए क्योंकि 20 दिन पहले उनके बेटे का प्रमोशन और ट्रांसफर हुआ था। अनमोल बाबू की वाइफ बहुत खुश थी, क्योंकि कोलकाता वाले घर में, क्योंकि जॉइंट फैमिली रहती थी, हरदम झगड़ा, किच-किच, कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। बारिश के टाइम पर घर में पानी भर जाता था, घर के एक कोने में कोई भजन गा रहा है, तो दूसरे कोने में कोई डीजे बजा रहा होता था। यहाँ पर चारों तरफ शांति थी और इनके घर के सामने जो तालाब था वो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन वो गहरा बहुत था। अच्छा, इनके घर के जस्ट बाद ही थोड़ा-सा 2, 5, 10 कदम चलते ही तालाब शुरू हो जाता था। तो वहाँ फ्यूचर में कोई और घर बन नहीं सकता था, तो उनके सामने की जो पूरी जगह थी वो बिल्कुल खाली रहने वाली थी। वेंटिलेशन सिस्टम जो इनके घर में था वो बहुत अच्छा था कि मतलब सर्दियों गर्मियों के अंदर भी ऐसा बहुत ज्यादा गर्मी फील नहीं होती थी। अब गृह प्रवेश के करीबन 15 दिन के बाद दोनों मियाँ बीवी फर्स्ट फ्लोर के वो जो बड़ी खिड़की थी उसके सामने बैठे हुए थे। वो अमावस्या का दिन था और तभी उन दोनों को एक हवा का झोंका महसूस हुआ, बहुत ही ठंडा। नॉर्मल तालाब के पास हवा ठंडी होती है, लेकिन ये हवा कुछ जरूरत से ज्यादा ही ठंडी थी। अनमोल बाबू को थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। अपना काम, शाम के समय था, फिर अपना काम वाम करके खा पी के ये लोग सोने चले गए।
अब रात को जो दादी जी थी उनका नाम था मोनी। तो जब वो रात को सो रहे थे तो उन्हें एक आवाज आई। आवाज जैसे तालाब के अंदर कोई तैर रहा होता ना, कोई तैरता है तो छप छप पानी की आवाज आती है। उनको थोड़ा डाउट हुआ और वो सोचे कि उनको एक बार उठकर देखना चाहिए। उन्होंने साइड में देखा तो अनमोल बाबू आराम से सोए हुए थे। तो वो सोची कि यार इतनी सी बात के लिए उनकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। होगा कोई नहा रहा होगा, इतनी रात में, गर्मी का टाइम है, नहा लेते हैं लोग। फिर जब सुबह हुई और दादाजी उठे तो मोनी दादी ने अनमोल बाबू को कहा कि कल रात को ना तालाब में कोई तैर रहा था। अनमोल बाबू हंसे और बोले, तुम पागल हो गई हो? इस तालाब में मैंने आज तक दिन में किसी को नहाते नहीं देखा, और तुम बोल रही हो रात को कोई नहा रहा था। एक्चुअली उस तालाब को गांव का कोई भी आदमी यूज नहीं करता था। जब से अनमोल बाबू शिफ्ट पे, उन्होंने किसी भी इंसान को उसे यूज करते हुए देखा था। बस कभी कभी किसी को एक दो बाल्टी पानी ले जाते हुए देखा था, लेकिन कोई उस तालाब में नहा रहा हो, उन्होंने जितने दिन गुजार दिए उसमें उन्होंने ये चीज नहीं देखी थी। ऐसा नहीं था कि गांव में हर घर में पानी था या ट्यूबवेल था, लेकिन वो बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे मन का वहम है। मोनीदाद ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, दिन गुजर गया। सेम दिन रात को फिर से मोनी दादी की नींद टूटी, वही पानी के छप छप की आवाज से। अनमोल बाबू तो गहरी नींद में सोए हुए थे, उनको नींद गहरी आती थी, लेकिन मोनी दादी को नींद जो थी उनकी बहुत हल्की थी, छोटी सी आवाज से भी उनकी नींद टूट जाती थी। अब जैसे उस स्विमिंग की आवाज आई, मोनी दादी आँख खुली। उन्होंने फिर से अनमोल बाबू को नींद से उठाया और वो बोली, वो देखो, कोई ना कोई तालाब में तैर रहा है। मैंने गलत नहीं बोला था, आवाज आ रही है। अनमोल बाबू भी उठ गए और चुपचाप बैठ के उस आवाज को सुनने लगे। आवाज सुनने के बाद बोली, तुम कह तो सही रही थी। स- आवाज तो ऐसा आ रहा है जैसे कोई तैर रहा हो, या फिर कोई पानी में अपने पैर डाल के अगर हिलाए छप छप तो भी ऐसा ही आवाज आता है। हो सकता है वैसा आवाज हो। फिर अनमोल बाबू ने टाइम देखा, तो रात के 2:45 हो रहे थे। ये देखकर वो चौंक गए। वो उठकर खिड़की के पास गए, और जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचे, आवाज बिल्कुल बंद हो गई। वो अचंभित हो गए। उनको लगा कि यार, मैं जैसे ही आया आवाज बंद हो गई, मतलब जो भी कोई आवाज कर रहा था उसने मुझे देखा है। अब वो सोचने लगे, और फिर उनको याद आया कि आज ही दिन में कोई बात कर रहा था कि गांव में ना चोरियां हो रही है। तो उनको ऐसा लगा कि चोर आकर चोरी का माल तालाब के पानी के नीचे रख रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर चोर होगा तो वो इतना आवाज क्यों करेगा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने थोड़ी देर वेट किया, देखा भी चारों तरफ कोई दिखाई दे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। अब आवाज भी बंद हो गई थी, और यही सब सोचते सोचते अनमोल बाबू फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। अगले दिन उनकी मुलाकात एक जवान लड़के के साथ हुई, जो कि उनका ही रिलेटिव था। वो बाहर पढ़ाई के लिए रहता था और छुट्टी में वो अपने घर आया हुआ था। अनमोल बाबू ने उससे पूछा, यार ये तालाब को कोई काम में क्यों नहीं लेता है? तो उस लड़के ने कहा कि मैंने सुना है कि उस पानी से स्नान करने से भयानक बीमारी हो जाता है। कपड़े साफ करने से कपड़े खून की तरह लाल हो जाते हैं। इसलिए पूरे गांव में इस तालाब को कोई काम में नहीं लेता। उसकी बात सुनकर अनमोल बाबू को लगा कि शायद पानी में आयरन बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि रात को ही क्यों इतना साउंड हो रहा था। अभी दिन में तो ये बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है इस तालाब में कोई बड़ी मछली हो और उसकी वजह से ऐसी आवाज आती हो। फिर उन्होंने सोचा कि आज रात को मैं फिर से देखूंगा कि जब आवाज आएगी, और बहुत ध्यान से देखूंगा कि वहां कोई मछली वगैरह तो नहीं है। तो उस रात को उन्हें कोई साउंड नहीं आया। नेक्स्ट डे उन्होंने तालाब के चारों तरफ अच्छे से देखा। बिल्कुल गहरा काला पानी, और उनमें छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे थे। और वाकई में दिन में उन्होंने जब ध्यान से देखा, जहां बुलबुले उठ रहे थे, तो उन्हें दो तीन बड़ी मछली भी दिखाई दी। वो समझ गए कि हो ना हो ये इन मछलियों की ही आवाज है। उस रात फिर से इन्हें वो आवाज आई। मोनी दादी सो रही थी, लेकिन इस बार आवाज से अनमोल बाबू ही उठे। खिड़की के पास जाकर जैसे ही वो खड़े हुए, तो बाहर से एकदम से एक बर्फीली हवा आई, जो उनको झंझोड़ के रख गई। उन्होंने फिर से चारों तरफ देखा, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और 5-10 मिनट इंतजार करने के बाद वो वापस आकर सो गए। और अब तो वो इस साउंड के यूज टू हो चुके थे। अब वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, और इसके
कुछ दिन बाद, मतलब 5-10 दिन के बाद, एक दिन अनमोल बाबू ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पे गए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि गांव के मछुआरे एक दूसरे तालाब से मछली पकड़ रहे हैं। वो खड़े होकर उनको देखने लगे। उनको देखकर ये समझ में आ रहा था कि वो इस गांव के नहीं हैं, वो शहर से आए हुए हैं। तो वो उन मछुआरों के पास गए और उनके नेट को देखने लगे। उनके नेट में बहुत छोटी-छोटी मछलियां आ रही थी। तो ये जो अनमोल बाबू है, वो उन मछुआरों के पास जाकर बोलते हैं कि सुनो, तुम इस तालाब में मछली पकड़ रहे हो, यहाँ बहुत छोटा मछली है। अगर तुमको बड़ा मछली चाहिए तो मेरे घर के सामने जो तालाब है उसमें बहुत ज्यादा और बड़ी बड़ी मछलियां हैं। तुम चाहो तो मछली पकड़ सकते हो। उस तालाब का वैसे भी हमारी फैमिली में से कोई मालिक होगा, तो तुम चिंता मत करो। अगर कुछ कहेगा तो मैं बोल दूंगा, क्योंकि ये हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी है। ये जमीन जिसमें मेरा घर बना है और वो तालाब भी हमारी ही प्रॉपर्टी होगा। तो उनकी बात सुनकर वो मछुआरे पूछे कि बाबूजी, कहाँ है आपका घर? तो वहां खड़ा एक लड़का बोला कि इन बाबू ने कोलकाता से आकर अभी अपना नया घर बनाया है और ये बाबू कुओ पुकुर, यानी कुआ तालाब की बात कर रहे हैं। उस लड़के की बात सुनकर अनमोल बाबू ने कहा, ये क्या नाम बोले तुम? तो मछुआरे ने बोला, कुओ पोखर, क्योंकि उस तालाब के बीच में एक बहुत गहरा कुआं है। उसकी बात सुनकर अनमोल बाबू ने पूछा, तो फिर तुम उधर मछली क्यों नहीं पकड़ते हो? कोई परमिशन नहीं देता है क्या? उस मछुआरे ने थोड़ा झिझक के बोला, उस तालाब की मछली अच्छा नहीं है बाबू, आपको पता नहीं है? तो फिर उस जवान लड़के ने कहा, ये लोग शहर में रहते थे, नए नए आए हैं, इसलिए इनको कुछ भी नहीं पता। तो मछुआरे ने बताया कि उस तालाब के मछली से बहुत अजीब सा बदबू आता है। अगर पकड़कर बाजार में बेचने जाओ तो जाते ही मछली सड़ जाती है। तो उनकी बातें सुनकर अनमोल बाबू बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अनमोल बाबू ने एक बार सोचा कि इस तालाब के पानी को लेकर कोलकाता में केमिकल टेस्ट के लिए ले जाएंगे। लेकिन फिर सोचे कि मुझे जरूरत ही क्या है, मुझे कौन सी वहां से मछलियां पकड़कर बेचनी है या उस तालाब का पानी काम में लेना है। उन्होंने उनकी बात सुनी और इग्नोर करके वापस अपने काम पर चल दिए। अब इसके कुछ दिन बाद इनके एक रिलेटिव के बेटे का उपानयन था। तो वो जो उपानयन था वो इनके गांव में ही था, मतलब ऐसा नहीं कि गांव से बाहर जाना था। तो जो मोनी दादी थी, वो उस उपानयन की जो भी कुछ प्रोसेस चल रहा था, तो उसके अंदर क्या होता है कि पानी लेकर आना होता है तालाब से। तो इनके घर वालों ने जो तालाब चूज किया पानी लाने के लिए, वो थोड़ा दूर था और उनके ग्रुप में जो थी वो ज्यादातर एजेड औरतें ही थी। तो मोनी दादी ने उनसे कहा कि पानी लेने के लिए उतना दूर जाने की क्या जरूरत है, मेरे घर के सामने वाला जो तालाब है उसमें से पानी ले आते हैं। तो मोनी दादी की बात सुनकर जिनके लड़के का उपानयन था, वो बोली, नहीं नहीं, वो तालाब काम में नहीं लेता, हम पानी मंगला तालाब से ही लेकर आएंगे। अब वहीं पर एक करीबन 85 प्लस एज की एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जो कि रिश्ते में मोनी दादी की जेठानी लगती थी। उनकी बात सुनकर वो उठी और बोली, इतने शुभ अवसर में उस तालाब का नाम लेना भी अमंगल कारक है, मानुष खेको पुकुर, यानी इंसान खाने वाला तालाब। अब उनकी बात सुनकर मोनी दादी ने उस टाइम तो कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन बाद में वो उनके पास गई और उनसे जाकर पूछा कि वो ऐसा क्यों बोली। उनकी बात सुनकर उनकी जेठानी बोली, उस तालाब में बहुत सारे बच्चे डूब के मरे हैं, हमारे खानदान के भी 3 बच्चे उस तालाब में डूबकर मर गए हैं, इसीलिए पूरे गांव में उसको मानुष खेको पोखर बोलते हैं। ये बात सुनकर मनी दादी भी आश्चर्यचकित हो गई। घर आकर उन्होंने सारी बात अनमोल बाबू को बताई। अनमोल बाबू ने सोचा कि लॉजिकली तो इसका कोई रीजन नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि तालाब बहुत गहरा हो, इसलिए शायद जो लोग इसके बीच में तैरने चले जाते हैं वो यहाँ पर डूबकर मर गए हों। तो अनमोल बाबू शुरू से शहर में रहे हुए थे, वो फालतू के बातों विश्वास नहीं करते थे और इसीलिए वो हर चीज का एक लॉजिकल रीजन ढूंढ लेते थे। अब कुछ दिनों के बाद उनका बेटा और उसकी फैमिली यहाँ इसी घर में आने वाले थे। तो उनका बेटा अपनी फैमिली को लेकर गांव आया। प्लान ये था कि उनका बेटा 5 दिन बाद चला जाएगा और उसकी बहू और उसका बेटा, यानी इनका पोता, कुछ दिन यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि इनका जो बेटा था उसके स्कूल्स में समर वेकेशन चल रहे थे। तो जिस दिन वो सब लोग आए, इनके घर में खुशी का माहौल था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब अनमोल बाबू मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तब उन्हें उनके पोते की आवाज आई कि वो सुबह उठ गया था। तो उठ गया तो उन्होंने अपने पोते को आवाज दी कि दादू भाई यहाँ पर आओ, मतलब दादू छोटे बच्चे को बोलते होंगे या पोते को उनको, कि आओ हम दोनों
गांव घूम के आते हैं, मम्मी पापा को तुम थोड़ा आराम करने दो। अब इनकी बहू ने नींद में ही बच्चे को उठाकर एक टी शर्ट पहनाया और उसको अपने दादू के साथ भेज दिया। अब दोनों दादा पोते बाहर निकले और तालाब के सामने आकर उनके पोते ने उनसे पूछा कि दादू, क्या ये लेक है? कितना बड़ा, कितना सुंदर। कल जब वो लोग आए थे तो आते आते उनको शाम हो गई थी और उसने उस तालाब को ठीक से नहीं देखा था। आज खड़ा होकर वो अच्छे से उस तालाब को देखने लगा और अपने छोटे छोटे कदमों से उस तालाब की तरफ तरफ बढ़ने लगा। अनमोल बाबू भी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ साथ आगे आ गए। वो बच्चा वहां खड़ा होकर तालाब को देख रहा था, जैसे उस तालाब के अंदर ही वो कहीं खो गया हो। उसे इस तरह तालाब को देखते हुए थोड़ी देर बाद अनमोल बाबू ने उसके कंधे पर 2 बार हाथ टैप किया और बोला कि चलो बाबू, अब आगे चलते हैं। लेकिन वो जो छोटा बच्चा था वो तालाब की तरफ और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। तो उसको ये करता देखकर अनमोल बाबू ने कहा कि बाबू, अभी हम घूम कर आते हैं। हमारे घर की खिड़की से ये तालाब दिखाई देता है। वहां बैठकर शांति से आराम से तुम इस तालाब को देखना। और फिर अनमोल बाबू ने उस बच्चे को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाकर वो तालाब से दूसरी तरफ आगे घूमने के लिए बढ़ने लगे। लेकिन जैसे उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाया, ठंडी हवा का झोंका आया। इतनी ठंडी हवा जिसके स्पर्श करते ही अनमोल बाबू अचंभित रह गए, क्योंकि इतनी ठंडी हवा सिर्फ रात को ही आया करती थी। उन्होंने एक बार पीछे घूमकर देखा, तालाब अब भी बिल्कुल शांत था। और उसके बाद वो अपने पोते को अपनी गोदी में लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए बता रहा ना आपको ये एक स्लो बर्न हॉरर है। यहाँ पर धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने ऐसे ऐसे राज खुलेंगे जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर हाँ, आपके पास वैसे कोई रियल इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल या फिर एक्सपीरियंस है या फिर कोई हॉरर स्टोरी है तो हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे बढ़कर ये अपने मॉर्निंग वॉक के साथी सत्यचरण से मिले। दोनों ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश किया। उन्होंने अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया। सत्यचरण और अनमोल बाबू अपने घर लौटे और उसके बाद उन्होंने ठीक ठाक ब्रेकफास्ट किया। उसके 1.5 घंटे के बाद मोनी दादी अपने पोते को ढूंढने लगी, क्योंकि वो घर में कहीं नहीं था। जब अनमोल बाबू उसको लेकर वापस आ गए तो उसके बाद उन्होंने उसको घर में छोड़ दिया था। अब जो नहीं मिला तो मोनी दादी और उनकी बहू ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उनका पोता घर में कहीं नहीं था। अनमोल बाबू बैठकर अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि तुम लोग के पास ही तो था, एक बार छत पर जाकर देख लो, हो सकता है वहां पर हो। तो दोनों सास बहू से छत पर ढूंढने गए, पर वो छत पर भी नहीं मिला। और जब घर में कहीं नहीं मिला तो अनमोल बाबू उसे बाहर ढूंढने गए। अच्छा, इनके पोते का नाम अप्पू था। तो वो जैसे ही बाहर गए तो उन्होंने देखा कि तालाब के सामने एक छोटा सा पत्थर था। उस पत्थर के नीचे उनका पोता अप्पू बैठा हुआ था। वो गए, उन्होंने अप्पू को 1-2 बार आवाज लगाई पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पास में जाकर देखा तो बच्चा जो था वो बिल्कुल नींद की हालत में था। उन्होंने अप्पू को अपने गोद में उठाया और घर की तरफ बढ़ गए। घर पे आकर उन्होंने देखा तो बच्चा बिल्कुल नींद की हालत में था। तो उनकी बहू जो थी उन्होंने आकर अप्पू को जोर से झड़काया और फिर उसे डांटा कि तुम अकेले बाहर क्यों गए थे बिना किसी को कुछ बताए। अब ऐसा करते दादी का दिल पसीज गया। वो गई आगे, उन्होंने अपने पोते को गोदी में ले लिया और अपनी बहू से कहने लगी, बच्चे को डांटने की जरूरत नहीं है, तो छोटा बच्चा है, चला गया होगा। इसके बाद जब वो बच्चा जाग गया तो मुनी दादी ने उससे पूछा कि बाबू, तुम वहां पर क्या कर रहे थे? तो बच्चे ने कहा कि मैं तो खिड़की के सामने बैठकर तालाब देख रहा था। वो तालाब कितना सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे गया। अब उसकी ये बात सुनकर किसी को भी समझ में नहीं आया कि यार, ये तो कह रहा है कि वो खिड़की के पास बैठकर तालाब देख रहा था, उसको घर से भी किसी ने जाते हुए नहीं देखा, तो अपने आप वो बच्चा उस तालाब के पास कैसे पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने अप्पू को दूध वूध पिलाया, उसको नहलाया, उसने खाना वगैरह खाया, लेकिन उसके बाद वो बच्चा फिर सोया नहीं, वो अपना खेलता रहा। शाम को अनमोल बाबू अप्पू को लेकर अपने एक दोस्त के घर पर चले गए। वहां पे कुछ बच्चे और थे, उन बच्चों के साथ अप्पू की दोस्ती हुई और उनके घर में एक एक्वेरियम था जिसके अंदर फिशेस थी। तो उस एक्वेरियम और फिशेस को देखकर बहुत खुश हुआ। अब इसके बाद वहां जो बाकी बच्चे खेल रहे थे, उन दूसरे बच्चों को अप्पू ने कहा कि ये बहुत सुंदर है, लेकिन जब तुम मेरे घर आओगे ना, मैं तुम्हें इससे भी सुंदर चीज दिखाऊंगा। तो एक बच्चे ने पूछ लिया, क्या दिखाओगे? तो अप्पू ने कहा, एक बहुत सुंदर तालाब। उसकी बात सुनकर वो बच्चे हंसने लगे और बोले, उस तालाब में देखने का क्या है?
तो अप्पू ने कहा कि वो तालाब बहुत सुंदर है और उस तालाब की मछलियां हमसे बातें करती है। उसकी बात सुनकर बच्चों ने पूछा, अच्छा कौन सी भाषा में बातें करती हैं? तो अप्पू ने कहा, मन की भाषा में। अब ये सारी बातें अनमोल बाबू सुन रहे थे। उन्होंने सुनकर सोचा कि ये शायद उस बच्चे का इमेजिनेशन है, क्योंकि अप्पू की जो माँ है वो एक राइटर है और उनके थोड़े बहुत गुण अपने बेटे में आए होंगे और शायद वो जब लिखती हैं तो उसको कहानियां सुनाती होंगी, इसलिए अप्पू इन चीजों को इमेजिन कर रहा है। जनरली ऐसा ही होता है, जब बच्चे कोई ऐसी अटपटी सी बात बोलते हैं तो हम लोग यही मानकर उसे इग्नोर कर देते हैं कि छोटा बच्चा है, इमेजिन कर रहा है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अब उस रात अनमोल बाबू को फिर से वही साउंड आया जैसे तालाब के अंदर कोई तैर रहा हो, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि एक नहीं, बहुत सारे लोग तैर रहे हैं। अगले दिन अप्पू भी थोड़ी देर से उठा और उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह करके वो उस खिड़की के सामने बैठ गया जहां से उसे तालाब दिखाई देता था और वहां बैठकर वो ड्राइंग करने लगा। अब इसके थोड़ी देर के बाद अनमोल बाबू ने जाकर देखा तो उसने बहुत सुंदर पेंटिंग की हुई थी उस तालाब की। वो उसी वक्त उन्होंने घर में सबको बुलाया और पेंटिंग दिखाते हुए बोले, देखो अप्पू ने कितना सुंदर पेंटिंग किया है। लेकिन अप्पू की माँ उस पेंटिंग को देखकर थोड़ी सी सरप्राइज थी और उन्होंने अप्पू से पूछा, अप्पू ये पेंटिंग किसने बनाई है? उसकी बात सुनकर अनमोल बाबू ने कहा, दादू भाई छोड़ के और कौन है इधर? तो अप्पू की माँ ने उनके दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, आपने इसको स्केच करके दिया है ना? तो अनमोल बाबू ने हंसकर मना कर दिया कि नहीं, मैंने तो नहीं दिया। अप्पू की माँ ने अप्पू से वापस पूछा कि तुमने बनाया है? तो अप्पू ने हंसकर अपनी पेंसिल अपनी माँ को दिखा दी। अब उसकी बात, मतलब उसका ये एक्सप्रेशन देखकर अप्पू की माँ और शॉक्ड एक्सप्रेशन बोली कि बाबू, तुम तो इतनी सुंदर पेंटिंग नहीं कर सकते, ये तुमने कैसे बनाया? उनकी बात सुनकर अप्पू हंसता रहा। अप्पू की माँ ने फिर से पूछा कि तुमने ड्राइंग कैसे की? तो अप्पू ने तालाब की तरफ उंगली दिखाकर बोला कि मुझे वो तालाब पूरा याद हो चुका है और इसीलिए मैंने उसे इस पेपर पे बना दिया। उसकी माँ की बातें सुनकर अनमोल बाबू बोले कि बेटा, इस वंश में दो बहुत बड़े चित्रशिल्पी यानी चित्रकार ने जन्म लिया है और उनका ही खून अप्पू के शरीर में है, यानी अप्पू के पास है और इसीलिए उसने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। लेकिन फिर भी अप्पू की माँ को डाउट हो रहा था। वो गई और उसने अप्पू के पापा से ये सारी बात बोली तो उन्होंने कहा कि इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, अच्छा है ना, बच्चा अच्छी पेंटिंग कर रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों अप्पू की माँ को चीजें बड़ी अजीब सी लग रही थी और उसी दिन रात को सोने के बाद अप्पू अचानक से तड़पने लगा। उसकी माँ उसको गोदी में लेकर संभाल रही थी और जैसे उसकी नींद टूटी तो उसके पापा ने उससे पूछा कि बाबू क्या हुआ है तुम्हें? तो अप्पू ने बोला कि पापा, मैं एक हौज में खेल रहा था, मतलब जो पानी का हौज होता है उसमें, और अचानक से मैं डूबने लगा और मेरे नोज में पानी घुसने लगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। उस हौज के पास बहुत सारी चीजें थी, जैसे माँ की बहुत सारी गहना ज्वेलरी, उसमें से लाइट आ रहा था और उसके नीचे मैं धीमे धीमे डूब रहा था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने बुरा सपना देख लिया है। फिर अप्पू की माँ अप्पू को टॉयलेट करवा के उसको वापस उन लोगों ने सुला दिया। अगले दिन सुबह बारिश हुई थी। उसके बाद शाम को जब मिट्टी थोड़ी सूख गई, तब एक प्लास्टिक का बॉल लेकर अनमोल बाबू अप्पू के साथ खेलने लगे। खेलते वक्त दो बकरे आकर इनके गार्डन में, यानी जो छोटा सा गार्डन बना था उसमें घुस गए और अप्पू खुश होकर उनको पकड़ने के लिए भागने लगा। तो वो दोनों बकरे जब भाग रहे थे तो उनके पैर से वो बॉल लगकर तालाब की तरफ चली गई। बॉल को तालाब की तरफ जाता हुआ देखकर अनमोल बाबू बॉल पकड़ने के लिए तालाब की तरफ जा रहे थे कि लेकिन वो अचानक से गिर गए और अप्पू भी बॉल के पीछे पीछे तालाब की तरफ भागने लगा। लेकिन जब जब तक अप्पू उस बॉल तक पहुंचता, वो बॉल तालाब के पानी के अंदर गिर गई। अब बॉल तो तालाब में चली गई, लेकिन अनमोल बाबू को ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो गिर कैसे गए, क्योंकि जब वो गिरे तो उनको ये बहुत क्लियरली फील हुआ कि किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया है, लेकिन उनके और अप्पू के अलावा वहां पर और कोई नहीं था। और तभी उनका ध्यान उस बॉल पर गया। वो बॉल ऐसे जमीन से नीचे उतरी तालाब के किनारे पर और अपने आप वो बॉल तालाब के बिल्कुल बीच में पहुंची और फिर एकदम से डूब गई। एक प्लास्टिक की बॉल पानी में जाकर डूब गई
और जैसे ही वो बॉल डूबी, अप्पू ये देखकर रोने लगा और रोते हुए बोला, उसने मेरा बॉल ले लिया, उसने मेरा बॉल ले लिया। अनमोल बाबू ने कहा कि कोई नहीं लिया है, बॉल पानी में डूब गया है, मैं तुमको शाम को एक नया बॉल ला कर दे दूंगा। लेकिन अनमोल बाबू का भी जो लॉजिकल दिमाग था, वो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। बॉल पानी में सिर्फ तब डूब सकती है जब वो फटी हुई हो, और अगर वो डूबती हुई फटी हुई होती तो वो किनारे पर ही डूब गई होती। वो बिल्कुल तालाब के बीच में गई, जैसे कोई उस बॉल को लेकर गया है और एकदम से उस बॉल को अंदर खींच लिया है। ये सब देखकर वो शॉक थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अप्पू को लेके वो वापस से अपने घर पर चले गए। अगली सुबह बहुत देर तक जब अप्पू नहीं उठा, बहुत लेट टाइम हो गया था, तो अप्पू की माँ अप्पू को जगाने के लिए गई। तो जैसे उन्होंने उसको छुआ तो उन्होंने देखा कि अप्पू को फीवर आया हुआ है। उसका टेम्परेचर करीबन 100-101 डिग्री के बीच में था। उनको लगा कि कल बारिश हुई थी, इसकी वजह से शायद बच्चे को थोड़ी ठंड लग गई है और इसी वजह से उसको फीवर आ गया है। लंच के टाइम पे जब मोनी दादी अप्पू के पास गई, तब देखा तो अप्पू का टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर था, वो बहुत ज्यादा हो चुका था। उन्होंने अप्पू की माँ को बुलाया और जब उन्होंने चेक किया तो उसको 102.7 डिग्री, मतलब मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, बट 102.5 या 102 से 103 के बीच का उसको बुखार था। उसको बुखार की दवाई दी गई और 45 मिनट के बाद, वो दवाई देने के 45 मिनट के अंदर अंदर उसका फीवर उतर गया। अप्पू चुपचाप सो रहा था और वो खिड़की की तरफ देख रहा था, मतलब खिड़की के पास ही वो सोया था और खिड़की से बाहर वो उस तालाब की तरफ ही देख रहा था। शाम के टाइम जब अप्पू की माँ अप्पू को फ्रूट का जूस पिलाने के लिए उसके पास गई, तो अप्पू की माँ ने देखा कि अप्पू की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी है, लेकिन उसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। और थोड़ी देर के बाद फिर से बॉडी का टेम्परेचर बढ़कर 102 डिग्री के आसपास पहुंच गया। ये सब होने के बाद अनमोल बाबू गांव के इकलौते डॉक्टर को लेकर आए इमरजेंसी में कि भाई मेरे पोते की तबीयत खराब हो गई, आप आकर देखो। डॉक्टर ने आके चेक किया और बोला, मलेरिया तो नहीं लग रहा है, हो सकता है वायरल फीवर हो। और सब कुछ चेक वेक करने के बाद वो कुछ दवाइयां उसको देकर वहां से चले गए। मिट्टू, जो कि अप्पू की मम्मी का नाम था, उन्होंने देखा कि जो मेडिसिन इन डॉक्टर ने दी थी, सेम वही मेडिसिन जो शहर के डॉक्टर थे वो दवाई देने के 3 घंटे के बाद अप्पू का फीवर कुछ कम हुआ। उसका फीवर तो कम हो गया था, लेकिन फिर भी वो नींद में बातें कर रहा था। वो बोल रहा था कि वो तैर रहा है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता और वो बार बार इसी चीज को बोले जा रहा था। जब उसकी नींद टूटी तो उसका फीवर कुछ देर के लिए कम हुआ और फिर वापस से उसको बहुत तेज फीवर आ गया। फिर से उसे दवाई दी गई और दवाई देने के बाद उसे वापस से सुलाया गया। वो बहुत, उसकी हालत बहुत खराब सी होने लग गई थी, मतलब अजीब सी उसकी हालत हो गई थी। इसके थोड़ी देर के बाद वो वापस से उठा और उठकर रोते हुए बोला, मैं पानी में डूब रहा था, मुझे वो खींच कर ले जा रहा है। और फिर वो उठता, चुप हो जाता, फिर वापस से उठता, फिर यही बोलता कि मैं पानी में डूब रहा हूं, मुझे खींच कर ले जा रहा है। ऐसे करते करते ही पूरी रात गुजर गई। जब सुबह हुई तो मोनी दादी ने अप्पू के कपड़े चेंज किए और जो कपड़े उसने पहन रखे थे, उन कपड़ों को वो धोने के लिए लेकर गई। लेकिन जैसे उन कपड़ों को उन्होंने उठाया और जाने लगी, तो उन्हें उन कपड़ों में से सड़े हुए पानी की स्मेल आ रही थी। उन्हें बड़ा अजीब लगा। ले जाकर उन्होंने उन कपड़ों को धो दिया। उधर जो डॉक्टर आके गया था, वो इस बच्चे का ब्लड सैंपल भी लेकर गया था। जब उनसे बात हुई तो उसने कहा कि ब्लड रिपोर्ट में कुछ भी खास नहीं है, नॉर्मल इसको फीवर है, 1-2 दिन में उतर जाएगा। अब अप्पू के पापा ने भी, क्योंकि उसका बेटा बीमार था, अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। लेकिन 2 ढाई दिन गुजरने के बाद भी फीवर नहीं गया। जब डॉक्टर को वापस बुलाया गया तो डॉक्टर भी टेंशन में आ गया कि यार अब तक तो ये फीवर उतर जाना चाहिए था। उसकी दवाई चेंज की और उसके बाद अप्पू के पापा ने शहर के डॉक्टर को कॉल किया। जो इस डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा था और जो रिपोर्ट आई थी वो सब उसको भेजी। तो डॉक्टर ने भी कहा, शहर वाले ने भी, कि ट्रीटमेंट तो ठीक है, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उन्होंने उसके 2 और टेस्ट करवाने के लिए बोला। और इधर अप्पू की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। इवन वॉशरूम जाने के लिए भी वो अपने बेड से नहीं उठ पा रहा था। और इसी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा डरने भी लगा था। वो सपने देखता था सोते और एकदम से वो डर कर उठ जाता था। इधर अपने बच्चे को संभालते संभालते रात भर मिट्ठू और उसका हस्बैंड दोनों सो नहीं पाते थे। उनकी भी तबीयत थोड़ी खराब सी होने लग गई थी। तो अनमोल बाबू और मोनी दादी ने बोला कि बेटा तुम दोनों आज आराम कर लो, आज रात को अप्पू के पास हम सो जाएंगे। अब जब अनमोल बाबू अप्पू के पास सोए तो उन्होंने सुना
कि अप्पू नींद में कह रहा है, मेरा बॉल दे दो, मेरा बॉल दे दो, मेरा पानी के अंदर दम घुट रहा है, मेरा बॉल दे दो। और जब वो ये बात कह रहा था, उस वक्त तालाब से बहुत जोर से आवाज आई। उस टाइम पर इनकी वो खिड़की बंद थी, लेकिन तालाब से हवा का एक इतना तेज झोंका आया कि खिड़की एकदम से खुल गई और पूरे कमरे के अंदर बर्फ की जैसी ठंडी हवा का एक झोंका आया। अनमोल बाबू और मोनी दादी दोनों अचंभित होकर उठ गए और उसी मोमेंट पर अप्पू चलने लगा, जाबो ना, मतलब नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अब उसको ऐसा करते हुए देखकर मोनी दादी अप्पू को अपनी बॉडी से उन्होंने पूरा कवर कर लिया और माँ काली का नाम लेने लगी। खिड़की खुलने की आवाज इतनी तेज थी कि उसको सुनकर मिट्ठू और अप्पू के फादर दोनों दौड़कर उस कमरे में आए। अप्पू की माँ उसको देखकर जोर जोर से रोने लगी और पूरी बात सुनकर उनको यही लगा कि छोटा बच्चा है, शायद उसकी बॉल उस तालाब में डूब गई, उससे उसके दिमाग में गहरा असर हुआ है। जैसे तैसे उसको शांत करके उन लोगों ने सुलाया और अगले दिन डॉक्टर को बताया, लेकिन डॉक्टर ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। वो रिपोर्ट्स के लिए वेट कर रहे थे और ऐसे ही 2 दिन के बाद जब रिपोर्ट्स मिली, तब पता चला अप्पू के ब्लड रिपोर्ट में रक्त अल्पता यानी खून की कमी है, जो कि उसकी पहली रिपोर्ट में नहीं आई थी। अभी अप्पू जो था वो बार बार डर से एकदम से डर कर उठ जाता था और उसको अब साफ दिखाई देना बंद हो गया था। मतलब दृष्टि में अस्पष्टता थी। जैसे रात होती सोता एकदम से उठकर बोलता कि पानी में डूब रहा हूं, सांस नहीं ले पा रहा हूं, पानी में डूब रहा हूं। और जब इतना कुछ हो गया तो उसे पास के शहर में एक नर्सिंग होम था, वहां पर ले जाया गया। उस शहर के 3 फेमस डॉक्टर्स ने उसको एक साथ एग्जामिन किया, सारे रिपोर्ट्स किए, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे गांव में चारों तरफ बात फैल गई और गांव के काली मंदिर के पुरोहित, जिनका नाम आशीष मुखर्जी था, वो अनमोल बाबू के घर आए अप्पू को देखने के लिए। उनको चलने में दिक्कत थी, उनकी एज बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी ये खबर सुनकर वो अप्पू से मिलने आए। और जब आशीष बाबू अप्पू के पास गए, उस टाइम पर अप्पू की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। आशीष बाबू अप्पू के पास बैठे, उसके सिर पे हाथ फेरते हुए वो माँ काली का नाम जपते रहे। और जैसे उन्होंने माँ काली का नाम जपना शुरू किया, अप्पू ने झट से उनका हाथ अपने सिर से छुड़वाया और अपनी वो लाल आंखें बड़ी करके उसने आशीष बाबू की तरफ घूरा और कुछ देर बाद अपनी आंख बंद कर ली। उसकी हरकत देखकर आशीष बाबू वहां से चुपचाप उठे और बाहर आकर अनमोल बाबू के पास बैठ गए। जैसे वहां आकर बैठे तो मिट्ठू यानी अप्पू की माँ वहां पर आई और अनमोल बाबू से बोली कि अब बाबू का फीवर छूट रहा है, उसको पसीना आ रहा है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आशीष बाबू ने अनमोल बाबू से कहा, अनमोल, मुझे नहीं पता तुम और तुम्हारा बेटा क्या सोचते हो, लेकिन ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। नॉर्मल तो क्या, ये कोई बीमारी ही नहीं है। अप्पू के ऊपर कोई दृष्टि पड़ी है या फिर कोई हवा लगी है। इतनी दवाइयां खिलाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। उसका एक कारण है। मैं तुम्हें माँ के फूल और चरणामृत भेज दूंगा, काम करेगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं क्या होता है। जब मैं अप्पू के पास बैठा था तो उसके शरीर से एक अद्भुत, एक अलग तरीके का दुर्गंध आ रहा है, जैसे सड़ा हुआ पानी का। ये छोटा बच्चा है, शायद दोपहर या रात में कहीं बाहर गया होगा और तभी ये किसी की दृष्टि में आया होगा। ये कोई मेडिकल बीमारी नहीं है। अब आशीष बाबू की बात सुनकर अनमोल बाबू भी अचंभित हो गए। जब अप्पू ने फीवर में तालाब की बात की थी, तब भी उन्हें डाउट हुआ था, लेकिन उनके लॉजिकल माइंड ने उसको इग्नोर कर दिया था। अनमोल बाबू ने आशीष बाबू को उस तालाब को लेकर सारी चीजें बताई। उनकी बात सुनकर आशीष बाबू बोले कि वहीं से किसी ने इस बच्चे पर दृष्टि डाला है। अप्पू को बचाना पड़ेगा, कोई रास्ता ढूंढना होगा। अभी तो मैं फूल और चरणामृत भेजता हूं किसी को देकर। तुम एक काम करो, एक पीले कपड़े में लाल आलता से 108 बार दुर्गा माँ का नाम लिखकर उसके तकिए के नीचे रख दो और तुम और मोनी
दोनों माँ का नाम जाप करो। और इतना कहकर आशीष बाबू वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अनमोल बाबू ने सारी बातें मोनी दादी को बताई, लेकिन अप्पू के माँ बाप को उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अब उनकी बात सुनकर उसी टाइम से मोनी दादी दुर्गा माँ का नाम जप करने लगी। उधर अनमोल बाबू बाजार गए, वहां से एक बड़ा पीला कपड़ा खरीद के लाए, आलता लेकर आए और उस आलता से 108 बार उन्होंने काली माँ का नाम लिखा और उस कपड़े को अप्पू के तकिए के नीचे उन्होंने लगा दिया। ये लगाने के बाद अप्पू का फीवर उतर गया थोड़ी ही देर के बाद। तो उन्हें अब थोड़ा-थोड़ा उनका जो वो लॉजिकल माइंड था वो फेड हो रहा था और उनको भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर अलग चल रहा है। उधर आशीष बाबू ने जाकर शाम को एक लड़के के साथ फूल और चरणामृत भेजे। वो लड़का चलते हुए अनमोल बाबू के घर के पास आया और जैसे ही वो लड़का उनके घर के बाहर पहुंचा उस तालाब के सामने, अचानक से वो लड़का जमीन पर गिर गया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे पीछे से बहुत तेज धक्का दिया है और उसके धक्के की वजह से कुछ फूल और चरणामृत वहां जमीन पर गिर गए। उसने बचे हुए फूलों को संभाला, एक जो तांबे का कटोरा होता है, जो लोटा होता है छोटा, उसके अंदर वो चरणामृत लेकर आया था। जो बचा हुआ था वो लेकर वो अनमोल बाबू के घर में गया। उसने उनको दिया और बोला कि अभी आपके घर के बाहर जब मैं आया तो गिरने की वजह से कुछ गिर गया है चरणामृत। तो उन्होंने बोला कि तुम गिर कैसे गए? तो उसने बोला कि बाबूजी ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है। अब जैसे उस लड़के ने ये बात बताई तो अनमोल बाबू को भी वो बात याद आई कि कैसे जब वो उस बॉल को लेने जा रहे थे उस टाइम पर उन्हें भी एग्जैक्टली ऐसा ही फील हुआ था कि किसी ने उन्हें धक्का दिया है। उन्होंने उस लड़के से कहा कि तुम अभी के अभी जाकर आशीष बाबू को ये बात बताना। इसके बाद उन्होंने अप्पू को वो चरणामृत दिया, वो फूल उसके ऊपर उन्होंने 11 बार इसे वार दिया, मतलब उतारा किया उसका। और इसके बाद अब अप्पू को फीवर करीबन 8 घंटे के बाद आया। जब अप्पू को फीवर आया तो मोनी दादी ने कहा कि आशीष बाबू आए थे इसलिए इसको बुखार देर से आया है। अगले दिन अनमोल बाबू सीधा आशीष बाबू के घर गए उनसे मिलने के लिए। आशीष बाबू उनसे बोले कि देखो ये बात मेरे बस की नहीं है। पास पास के गांव में पंचानन मंदिर में कभी कभी एक सन्यासी आते हैं जिनको हम बूरो बाबा कहते हैं, जो कि पंचानन बाबा की आरती करके बड़ी बड़ी बीमारी ठीक कर देते हैं। वो अभी वहां आए हुए हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, एक रिक्शा लेकर जाओ और उनको वहां से लेकर आना। अनमोल बाबू ने सारी बात मिट्ठू और अपने बेटे को बताई। अनमोल बाबू को ऐसा लग रहा था कि दोनों उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उन दोनों ने भी इनकी बात पर पूरा पूरा विश्वास किया। मिट्ठू ने कहा कि हाँ, मैंने भी इस घर में वो ठंडी हवा को फील किया है। अब शाम को अप्पू के पापा और अनमोल बाबू दोनों के दोनों उन बूरो बाबा के पास गए। बूरो बाबा सब सुनकर बोले कि वो आरती के बाद उनके साथ जाएंगे। और वो जो बूरो बाबा थे उनके मंदिर के सामने एक तालाब था। पूजा आरती से पहले वो उस तालाब में हाथ मुंह धोने गए, जो काम वो रोज किया करते थे। उनकी एज 90 प्लस थी, लेकिन आज जब वो उस तालाब में मुंह धोने गए तो वो तालाब के पानी में गिर गए। उनको चोट लगी। आसपास के सब लोग मिलकर उनको अस्पताल लेकर गए, क्योंकि गांव में सब लोग उन्हें बहुत मानते थे। अब अप्पू के पिताजी और अनमोल बाबू दोनों घर लौट आए। मिट्ठू को लगा कि अप्पू के पास उन बाबा को लेने गए थे, इसलिए शायद उन बाबा के साथ ये केस हुआ। इसके बाद दोनों फिर से आशीष बाबू के पास गए। इस बार आशीष बाबू ने कहा कि अगर वहां जाने से काम नहीं बना है तो अब ख्यापा बाबा के पास जाना होगा, जो कुछ दूर में शमशान में रहते हैं। उनको जाकर सारा बात बताओ। अभी आप देखो, अगर आप ख्यापा बाबा के बारे में नहीं जानते हो तो जैसे अघोरी होते हैं ऐसे ही ख्यापा बाबा होते हैं, जिनके पास बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। दिखने में वो आपको बिल्कुल पागल से लगते हैं, लेकिन उनके पास जो पावर्स होते हैं उनको कोई मैच नहीं कर सकता। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही फेमस ख्यापा बाबा की ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स का एक वीडियो बनाने वाला हूं, जो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। खैर, हम चलते अपनी कहानी में आगे। अगले दिन सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन बाप बेटे छाता लेकर पहुंच गए ख्यापा बाबा के पास। वो जैसे ही ख्यापा बाबा के पास पहुंचे, बारिश एकदम से बंद हो गई। ख्यापा बाबा देखने में ऐसे थे कि देखकर दोनों बाप बेटों को डर लग रहा था। अप्पू के पापा ने सारी बात ख्यापा बाबा को बताई और अनमोल बाबू रोते रोते उनको पोते को बचाने के लिए उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए। अप्पू के पापा ने उन बूरो बाबा को तो सारी बात नहीं बताई थी, इस डर से कि कहीं
वो आने के लिए मना ना कर दे। लेकिन ख्यापा बाबा ने उससे बोला, तुमने सब कुछ बोल दिया। उसके बाद अनमोल बाबू ने ख्यापा बाबा को बूरो बाबा के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। इसके बाद ख्यापा बाबा ने उनसे कहा कि तुम मुझे बच्चे का फोटो दिखा सकते हो। तो उसके पिताजी ने अपने फोन में घर के सामने खींचा हुआ अप्पू का फोटो दिखाया, और उसके बाद उससे पहले के भी जो फोटो थे वो सारे फोटो उन ख्यापा बाबा ने देखे। कुछ सोचकर ख्यापा बाबा बोले कि हम कल तुम्हारे घर आएंगे। मैं आपको बता दूं, ख्यापा बाबा जो होते हैं वो इतनी आसानी से अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ राख उन दोनों बाप बेटों को दी और कहा कि राख तुम अपने मस्तक पर और अपनी छाती पर लगा लो, और घर जाकर तुम्हारे घर में जितने भी मेंबर हैं उन सबके भी सिर के ऊपर और छाती के ऊपर इस राख को लगा देना। और हाँ, घर जाकर उस बच्चे को तुम दोनों अपनी गोदी में लेकर बैठना, उसकी माँ या उसकी दादी नहीं। उस दिन वो चारों मिलकर एक रूम में अप्पू के साथ सोए। अप्पू के साथ उसके पापा और उसके दादा बेड पर सोए थे, उसकी माँ और दादी नीचे। और उस दिन अप्पू को फीवर भी नहीं आया। लेकिन रात को अचानक से अप्पू उठकर कहने लगा, मुझे नीचे जाना है, मुझे छोड़ दो, मैं तालाब में स्नान करूंगा, वो रो रहा है। अप्पू के पापा अप्पू को अपनी गोदी में लेकर शांत करने लगे। अनमोल बाबू, उसकी मम्मी और मोनी दादी रोने लगे, और कुछ देर बाद अप्पू को जोर जोर से हिचकियां आने लगी। को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर अनमोल बाबू ने माँ काली का नाम लिया, और माँ काली का नाम लेकर उसको पानी पिलाया गया। फिर उसकी हिचकियां बंद हुई, और कुछ देर बाद अप्पू वापस से सो गया। सुबह ये लोग थोड़ा लेट उठे, रात में जो कुछ हुआ उसकी वजह से, और उठते ही अप्पू के पापा सीधे उस शमशान की तरफ चल पड़े ख्यापा बाबा को बुलाने। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शमशान में ख्यापा बाबा नहीं थे। वो घबरा गया कि बुरु बाबा की तरह कहीं उनके साथ भी कुछ गलत तो नहीं हो गया है। वो ये सब सोच ही रहा था, और वहां खड़े खड़े उसे करीबन 10 मिनट बीत गए थे कि अचानक से नदी से पानी के बीच से एक आदमी उठ खड़ा हुआ, और वो कोई और नहीं, ख्यापा बाबा ही थे। ख्यापा बाबा चलकर इनके पास आए। उन्होंने आकर अप्पू के पापा की तरफ देखा। उसके बाद वहां पर एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ पर एक काला झोला लटका हुआ था। वो काला झोला उन्होंने अपने कंधे पर लटकाया, उस पेड़ को उन्होंने प्रणाम किया, और उसके बाद उन्हीं भीगे हुए कपड़ों में वो इनके घर के लिए निकल गए। जब रिक्शा इनके घर के बाहर पहुंचा, तभी वो ठंडी बर्फीली हवा एकदम से आई, जो अप्पू के पापा ने भी फील की और ख्यापा बाबा ने भी। तालाब में समुंदर के जैसी एक लहर उठी, और उस तरफ देखकर ख्यापा बोले, जय काली, जय काली। और उनकी ये आवाज घर के अंदर भी सब लोगों ने सुनी। इसके बाद वो दोनों घर में घुसे, और अप्पू के पापा ने इशारा किया कि अप्पू ऊपर वाले कमरे में है। तो जब वो सीढ़ी से ऊपर आ रहे थे तो आप विश्वास नहीं करोगे, जिस बेड पर अप्पू लेटा हुआ था वो बेड अपने आप खट 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 की आवाज करने लगा। और जैसे ही वो कमरे में एंटर किए, अप्पू बुरी तरह कांप रहा था। ख्यापा ख्यापा बाबा अप्पू के पास गए। उन्होंने अपनी दाहिने हाथ की छोटी उंगली अप्पू के सिर के बीच में रखी, और वो कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उनके ये करते ही अप्पू का कांपना और उस बेड का खटखट होना बंद हो गया। इसके बाद ख्यापा बाबा ने अपना हाथ अप्पू के सीने पर रखा। ये करते ही अचानक से अप्पू हिचकियां लेने लगा। इसके बाद उन्होंने वापस से अपना हाथ अप्पू के सिर पर लिया, और इसे फेर कर बार बार चेस्ट पर लाते, फिर सिर पर ले जाते, और जैसे जैसे वो ये कर रहे थे वैसे वैसे अप्पू कांपने लगा। अभी थोड़ी देर पहले जैसे काँप रहा था वैसे नहीं, बिल्कुल धीरे-धीरे वो काँपने लगा, और फिर धीरे-धीरे उसका ये काँपना भी बंद हुआ, और जैसे उसका काँपना बंद हुआ, एकदम से जैसे हवा का एक झोंका उस खिड़की के ज़रिए घर से बाहर निकला, और उस हवा के झोंके के बाहर निकलने से दीवार पे लटका हुआ कैलेंडर नीचे गिर गया। उसके बाद सब कुछ वहाँ पर शांत हो गया। अप्पू अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, और उसके कुछ मिनटों के बाद अप्पू ने कहा कि माँ, मैं पानी पीऊंगा। उसकी बात सुनकर मिट्ठू ने ख्यापा बाबा की तरफ देखा। उन्होंने हामी भरी, और उसकी माँ दौड़ते हुए तुरंत गई और जाकर एक ग्लास पानी लेकर आ गई। ख्यापा बाबा वो ग्लास लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, और उसके बाद वो पानी का ग्लास अप्पू की माँ को देकर बोलते हैं कि उसे बैठाकर पानी पिलाओ। पिछले 3 दिन से अप्पू बैठ नहीं पा रहा था। उसकी माँ ने उसे पकड़कर बैठाने की कोशिश की,
अप्पू खुद भी कोशिश कर रहा था कि तभी ख्यापा बाबा ने अपना एक हाथ अप्पू की तरफ बढ़ाया। अप्पू ने वो हाथ पकड़ा और उठ बैठा। उसके बाद उसे पीछे पिलो का सहारा देकर उसे बिठाया गया और उसके बाद अप्पू को वो पानी पिलाया गया। जब अप्पू ने पानी का वो पूरा गिलास पी लिया, उसके बाद ख्यापा बाबा जाते वक्त बोले कि अभी के लिए मैंने चीजों को शांत कर दिया है। उस तालाब में कोई बुरी शक्ति है और उसका क्या इलाज है ये मुझे ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं सुब्रतो यानी अप्पू के पापा को कुछ सामान दूंगा शमशान जाकर। सुब्रतो और ख्यापा बाबा की गाड़ी जैसे ही निकली, वैसे ही फिर से एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका घर में घुस गया और इस बार उस कैलेंडर के साथ साथ अप्पू का जो बेड था वो भी हवा से हिल गया। बाहर कोई तूफान नहीं था, बिल्कुल शांति थी। लेकिन जैसे ही अप्पू का बेड हिला, एक बार फिर से अनमोल बाबू के दिल में एक घबराहट सी हुई। लेकिन उसके बाद पूरे दिन तक अप्पू बिल्कुल ठीक रहा। रात में अप्पू ने खाना भी खाया और फिर वो अच्छे से सो गया। लेकिन आधी रात को अचानक से तालाब से बहुत तेज आवाज आने लगी। अप्पू की नींद भी टूट गई थी। अब क्योंकि इतना कुछ हो गया था, तो ये लोग उस खिड़की को बंद करके रखा करते थे और वहां बाहर से आवाज आ रही थी, ऐसे जैसे कोई खिड़की के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा हो। और तभी अप्पू बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। उसकी मां ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अप्पू ने अपनी मां को ऐसा धक्का दिया कि वो सीधा नीचे जाकर गिर गई। अब अप्पू की हाइट जो थी वो कम थी, उतनी नहीं थी कि वो खिड़की की चिटकनी को खोल सके। लेकिन वो उस खिड़की के पास जाके उस खिड़की की ग्रिल को पकड़कर खड़ा हो गया। सुब्रतो अप्पू को पकड़ने गया और उतनी देर में ही अनमोल बाबू और मोनी दादी भी आ गई। अनमोल और सुब्रतो दोनों मिलकर भी अप्पू के हाथों से वो ग्रिल को छुड़वा नहीं पा रहे थे और तभी अनमोल बाबू ने अप्पू के कान के पास गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू किया। इधर मोनी दादी भी कोई मंत्र जाप करने लगी थी और धीमे धीमे अप्पू शांत हो गया और उसने उस खिड़की की ग्रिल को छोड़ दिया। और जैसे उसने उस खिड़की ग्रिल को छोड़ा, उसे पीछे ले गया, तो सबने देखा कि उसकी आंखें इस तरह से खुली हुई है और वो बिल्कुल सामने देख रहा है, जैसे उसकी आंखें पथरा गई है। बहुत देर तक उन लोगों ने देखा, उसने कोई झलक झपकी भी नहीं मारी, उसकी सांसें चल रही थी, मुंह से आवाज, सांसों की आवाज आ रही थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं झपक रही थी। पूरी रात अप्पू उन्हीं खुली आंखों से सोया और सभी घरवाले पूरी तरह से घबराए हुए अप्पू की तरफ देख रहे थे। सुबह होते ही सुब्रतो सीधा ख्यापा बाबा के पास जाने लगा। उसने फोन करके गाड़ी बुलाई, लेकिन आते आते गाड़ी अचानक से खराब हो गई। वो पैदल ही चलने लगा और कुछ दूर जाते ही उसने देखा कि ख्यापा बाबा खुद उसकी तरफ आ रहे हैं। सुब्रतो ने जाकर ख्यापा बाबा के पैर पकड़ लिए और उनको सारी बात बताई। ख्यापा बाबा बोले, मैं भी तुम्हारे घर ही आ रहा हूं। इसके बाद उन दोनों को एक रिक्शा मिला और रिक्शे में आते आते ख्यापा बाबा ने बताया, कल जब मैं तुम्हारे घर आ रहा था, तब तालाब के सामने किसी ने मुझे धक्का दिया। कोई आम आत्मा की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे धक्का देने की कोशिश भी करे। मैं तभी समझ गया था यहाँ कोई आम शक्ति नहीं है। शमशान के अंदर जब मैं अप्पू के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, तब भी मैं सफल नहीं हुआ। जितनी बार मैंने कोशिश की, उतनी बार मेरे सामने वो तालाब आया। जब मैं उस तालाब को समझने की कोशिश कर रहा था, तब मेरे सामने एक पर्दा आया और तभी मुझे समझ आ गया कि वो फिर से अप्पू के ऊपर आएगा। ये सुनने के बाद सुब्रतो ने बाबा से पूछा, लेकिन बाबा ये चीज क्या है और ये मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रही है? उसके बाद बाबा ने फिर कहा, जैसे देवता है वैसे ही उपदेवता और अपदेवता भी हैं, जैसे कि ब्रह्म राक्षस। लेकिन ये ब्रह्म राक्षस नहीं लगता, वहां पर कोई एक या उससे भी ज्यादा बच्चे की आत्मा तो है ही है। इसलिए सुबह होते ही मैं निकल गया तुम्हारे घर के लिए। अब ख्यापा बाबा जब तालाब के सामने पहुंचे, तो इस बार कुछ भी नहीं हुआ। वो वहां रुके और कुछ मोमेंट्स के लिए उस तालाब को उन्होंने देखा और उसके बाद जैसे ही घूमकर उन्होंने घर की तरफ अपने कदम बढ़ाए, एकदम से अप्पू के हंसने की आवाज गूंजी। जैसे जैसे ख्यापा बाबा आगे बढ़ रहे थे, वो हंसने की आवाज अजीब सी होती जा रही थी।
जब ख्यापा बाबा अप्पू के दरवाजे के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि अप्पू एकदम लकड़ी की तरह सख्त होकर छत को देखते हुए और वो लगातार हंस रहा है। उसे देखकर ख्यापा बाबा ने अपने झोले में से एक पंख का जो हाथ पंखा होता है पूरा, जैसे आपने देखा होगा मोर पंख की बनी हुई पुली होती है झाड़ू की तरह, ऐसा एक काले पंखों से बना हुआ जो पंख का झाड़ू होता है वो निकाला। शायद वो किसी कौवे के पंख से बना था, लेकिन कौवे के पंख से भी उसके बहुत लंबे लंबे पंख थे। और जैसे ही उन्होंने वो झाड़ू निकाला, अप्पू की आई बॉल्स सीधे ख्यापा बाबा की तरफ घूमी। उसका मुंह मुड़ा हुआ था, जैसे बेंड हो गया हो, और उसके मुंह से लगातार लार निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो हंसता जा रहा था। और इसके बाद ख्यापा बाबा ने दोनों हाथ से उस पंखे को घुमाना शुरू किया, और जिस स्पीड से उस पंखे को घुमा रहे थे, इतनी तेज हवा हो रही थी कि नॉर्मल पंखे से नहीं हो सकती है। उन्होंने आंखों के इशारों से घर के सारे खिड़की दरवाजे खोलने को कहा। पूरे रूम में पंखा घुमाने के बाद वो अप्पू के पास है और उसके सिर के पास उस पंखे को जोर जोर से घुमाने लगे। अप्पू का हंसना बंद हो गया था, लेकिन अब अप्पू का दम घुटना शुरू हो गया था। इसके बाद ख्यापा बाबा ने जाके वो खिड़की को बंद किया और एक हाथ से अपने झोले में से लोहे की एक कील निकाली। उनका प्लान था कि कील से वो उस खिड़की को परमानेंट बंद कर देंगे, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो खिड़की लोहे की ग्रिल और कांच से बनी हुई थी, वहां पर कील ठोकने की जगह नहीं थी। इसके बाद ख्यापा बाबा ने मोनी दादी से कहा कि तुम अपने घर में से कोई भी जिसको यूज नहीं किया होगा, अनयूज्ड सिंदूर, पूजा का पत्थर, एक कांसे का बर्तन, घी और सरसों का तेल लेकर आओ। उनकी ये बात सुनकर मिट्ठू यानी अप्पू की माँ भागकर ये सारा सामान ले आती है। ख्यापा बाबा अभी भी वो पंखा चला रहे थे। उन्होंने अनमोल बाबू को सिंदूर में घी मिक्स करने के लिए कहा। अनमोल बाबू ने फटाफट से घी और सिंदूर दोनों लिए और बैठकर उनको मिक्स करने लगे। उसके बाद ख्यापा बाबा ने अचानक से खिड़की खोली और दोनों हाथ से जोर से पंखा घुमाने लगे और मंत्र बोलने लगे। कुछ टाइम बाद एक हाथ से पंखा चलाते हुए दूसरे हाथ से उन्होंने खिड़की का दरवाजा बंद किया। अनमोल बाबू वहीं उनके पास वो बर्तन पकड़े खड़े हुए थे और ख्यापा बाबा एक हाथ से उस खिड़की के ऊपर कुछ अजीब से सिंबल्स ड्रॉ कर रहे थे। एक त्रिशूल, खरा, डमरू, शंख चक्र और भी बहुत सारे सिंबल। अभी अप्पू एकदम नॉर्मल हो गया था, लेकिन वो नींद में था। ख्यापा बाबा उसके पास आकर उसके चारों तरफ उन्होंने वो पंखा घुमाया, फिर अपने झोले में से कुछ जड़ी बूटी वगैरह निकाली और उनको एक लाल कपड़े के अंदर बांधकर काले धागे से अप्पू के गले में बांध दिया। इसके बाद ख्यापा बाबा बोले, अब इस खिड़की को कोई नहीं खोलेगा। कुछ दिन बाद अमावस्या है, उस दिन यज्ञ करेंगे, लेकिन अभी अगर अप्पू ठीक हो जाता है तो भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि अप्पू के लिए बाथरूम जाने की क्या व्यवस्था है, तो मिट्ठू ने बोला कि रूम के पास में ही बाथरूम है। ख्यापा बाबा बोले, मुझे वहां पर लेकर चलो। वहां जाकर ख्यापा बाबा ने सेम सिंबल्स बाथरूम के दरवाजे में भी ड्रॉ कर दिए। इसके बाद ख्यापा बाबा ने बोला, एक कवच बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक चीज चाहिए, जब तक वो नहीं मिलती तब तक हमें इंतजार करना होगा। उसके बाद ख्यापा बाबा जो सिंदूर बचा था उससे सारे घर के खिड़की और दरवाजों में उन्होंने कुछ सिंबल्स ड्रॉ कर दिए। इसके बाद अप्पू बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। पूरी रात जब वो करके गए उसके बाद पूरा टाइम उनका आसानी से गुजरा। लेकिन अगले दिन सुबह जब अप्पू बाथरूम गया तो बाथरूम में बने हुए एक छोटे से रोशनदान से वो ठंडी हवा फिर से अंदर आई और बाथरूम की सारी बकेट्स नीचे गिर गई। एक्चुअली ख्यापा बाबा बाथरूम के उस वेंटिलेशन वाली छोटी सी खिड़की को उन्होंने नोटिस ही नहीं किया था और उन्होंने उसको बंद नहीं किया, और शायद उस तालाब से आने वाली वो ठंडी हवा फिर से अपनी जगह देखकर उस खिड़की से अंदर घुस गई। बाल्टियां गिरने की आवाज सुनकर मिट्ठू दौड़ती हुई बाथरूम में गई और उसने देखा तो अप्पू जो था वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसने उस रोशनदान की तरफ देखा तो समझ में आ गया कि ये बाबा ने बंद नहीं किया था, कहीं वापस से वो हवा इस खिड़की से तो नहीं आ गई है। लेकिन तब तक अप्पू का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल ही था, वो बिल्कुल शांत था।
ज्यादा बात तो नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा कोई एबनॉर्मल साइन नहीं था। इसके बाद भी पूरे दिन अप्पू नॉर्मल ही रहा, लेकिन अगले दिन जब उसे नींद से उठाने की कोशिश की गई तो उसकी आंख नहीं खुल रही थी। उसको फीवर नहीं था, लेकिन उसकी आंख नहीं खुल रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अनमोल बाबू सीधे ख्यापा बाबा के पास पहुंचे। ख्यापा बाबा ने जब उन्हें देखा और उनसे बातचीत की तो पूछे कि क्या हुआ, फिर से तो कुछ नहीं होना चाहिए था। अनमोल बाबू ने उनको सारी बात बता दी। ख्यापा बाबा बोले कि मैंने तो चारों तरफ से बंद किया था, क्या वो बच्चा बाहर गया था? तो अनमोल बाबू बोले नहीं, वो बाहर नहीं गया था। इसके बाद ख्यापा बाबा ने अनमोल बाबू से एक काम करने को कहा, एक ऐसा काम जिसे कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। अगर करने की सोचे भी तो उसका दिल दहल जाए। ख्यापा बाबा ने उनसे कहा कि ये कवच बनाने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इस शमशान में कल एक ब्राह्मण एक 2 साल के बच्चे को दफना कर गया है। उस बच्चे के बाएं पैर के छोटी उंगली को तुम्हें निकालना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी ब्लड लाइन यानी तुम्हारे पोते का काम है, इसलिए तुम्हें या तुम्हारे बेटे को ही ये करना होगा। एक बात बताता हूं, तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि ये चीज इतनी आसानी से मिल रही है, नहीं तो कवच नहीं बनाया जा सकता था। अब ये काम करना अनमोल बाबू के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन क्या करें, अपने पोते को बचाने के लिए उन्हें ये काम करना होगा। वो सामान लेकर आए, फावड़ा वगैरह, और उन्होंने कबर खोदना शुरू किया और कबर खोदकर उन्होंने उस बच्चे की उंगली काटी और उससे जो मांसपेशी जुड़ी थी उनसे उसको अलग किया। और ये होते ही उधर घर में अचानक से अप्पू अशांत हो उठा। अप्पू वहां पर जोर जोर से मचलने लगा। उसके पिता सुब्रतो उसको पकड़कर बैठे हुए थे, लेकिन अप्पू के अंदर इतनी ताकत थी और इतनी जोर जोर से हिल रहा था कि सुब्रतो लड़खड़ाकर बेड पे बैठा हुआ नीचे गिर गया। अब जब वो नीचे गिर रहा था तो उसने अप्पू का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके साथ अप्पू भी नीचे गिरा, लेकिन गिरते ही अप्पू उसके हाथ से छूट गया। और इसके बाद अप्पू सांप की तरह रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सुब्रतो ने उसी हालत में अप्पू का पैर पकड़ लिया, लेकिन अप्पू एक छोटा सा बच्चा अपने बाप को खींचते हुए उसी तरह से रेंगने लगा। उधर मिट्टू भागकर आई और वो अप्पू को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अप्पू उससे 1 इंच भी नहीं उठा। वो बच्चा जिसे वो अपनी गोदी में लेकर घुमा करती थी, जमीन पर जब वो सांप की तरह रेंग रहा था तो वो उसे उठा भी नहीं पा रही थी। उसकी बॉडी दरवाजे से आधी बाहर चली गई थी और इसी वक्त ख्यापा बाबा वहां पहुंच गए। ख्यापा बाबा ने देखा कि अप्पू का जो सिर था वो बाथरूम की तरफ है और उसी वक्त ख्यापा बाबा ने एक बंद मुंह का लोटा निकाला और उसके बाद उसका पानी अप्पू के सिर के सामने छिड़कते हुए वो बाथरूम की तरफ गए। अंदर जाकर जब उन्होंने बाथरूम के दरवाजे को खोलकर अंदर देखा, तब उनको वो खिड़की, वो रोशनदान दिखाई दिया और उनको समझ में आ गया कि इसमें वो सिंदूर लगाना भूल गए थे और शायद वहीं से वो हवा वापस अंदर आई है। अब अप्पू रुक तो गया था, लेकिन अब भी मिट्ठू उसको अपनी गोदी में नहीं उठा पा रही थी। अभी सुब्रतो और मिट्ठू दोनों ने मिलकर ट्राई किया, लेकिन वो दोनों के दोनों उसे नहीं उठा पाए। ख्यापा बाबा ने इसके बाद अपने झोले से कुछ और चीजें निकाली, जिनमें थोड़ी सी राख, एक लाल रंग का लिक्विड, शायद वो ब्लड था, और कुछ जड़ी बूटियां। इसके बाद उन्होंने एक कच्चा नारियल निकाला और उसे एक कटारी से बीच में से बिल्कुल काट दिया। उस नारियल के अंदर पानी नहीं था, उसके अंदर सब कुछ डालकर उन्होंने उसको एक काले धागे से अच्छे से बांध दिया। इसके बाद उन्होंने एक और लोटा निकाला, उसमें से थोड़ा सा पानी अप्पू के ऊपर छिड़का और फिर एक तांबे का डिब्बा निकाला, उसमें से कुछ पाउडर सा अप्पू के शरीर पे छिड़क दिया और फिर बोले कि इसको ले जाकर बाथरूम के पानी के नल के नीचे रखो। ये सुनते ही अप्पू की आंखों के जो पुतलियां थी वो तेज तेज हिलने लगी। उसको बाथरूम के पानी का नल खोलकर उसके नीचे रखा गया। 5 मिनट तक अप्पू वैसे का वैसे ही रहा और उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। उसके बाद ख्यापा बाबा ने एक कांसे की केतली निकाली, जिसका मुंह एक लाल कपड़े से अच्छे से बंद था। उसको खोलकर ख्यापा बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए
वो अप्पू के शरीर पर डालने लगे। उस केतली में से दूध जैसा कुछ निकल रहा था, उसमें पत्ता, फूल, काला जीरा जैसी बहुत सारी चीजें थी। ख्यापा बाबा ने इशारे से बच्चे का पैंट और टी-शर्ट खोलने के लिए बोला। दोनों तरफ से अनमोल बाबू और मिट्ठू ने उसको पकड़ रखा था। अब इसके बाद अप्पू पूरी तरह से तड़पने लगा, जो कि अब तक बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ था, लगातार उसके शरीर में पानी गिर रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने उस केतली से वो दूध उसके ऊपर डाला, वो बुरी तरह तड़पने लगा था। ख्यापा बाबा ने एक हाथ से नल की स्पीड कम कर दी और वो लगातार उस केतली से उसके ऊपर वो दूध डाले जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद अपने आप उसने अपने हाथ ऐसे कर लिए कि भाई उसके ऊपर और दूध मत डालो, और वो छटपटा रहा था, लेकिन उसको बहुत टाइट से सब लोगों ने पकड़ा हुआ था। और ख्यापा बाबा यहाँ पर रुक नहीं रहे थे, और इसके तुरंत बाद अप्पू अपना सिर जोर जोर से घुमाने लगा। ख्यापा बाबा ने उसी टाइम पर वो नारियल खोला और उसके अंदर जो मिक्सचर था वो उसके पूरे शरीर पर उन्होंने मल दिया, और साथ ही साथ मंत्र पढ़ने लगे। और जब ख्यापा बाबा ये सारा काम कर रहे थे, उस टाइम पर बाथरूम में जितनी भी चीजें रखी थी, चाहे वो बाल्टी हो, डिब्बा हो, साबुन हो, लटके हुए कपड़े हो, सब अपने आप गिरने लगे। और तभी उस रोशनदान से एक आवाज हुई, जैसे एकदम से कुछ उड़कर उससे बाहर निकलकर चला गया हो। और जैसे ये आवाज हुई, अप्पू शांत हो गया, और थोड़ी देर के बाद अप्पू रोने लगा। इसके बाद एक झाड़ू लेकर ख्यापा बाबा ने उस रोशनदान को भी बंद कर दिया। उस रोशनदान को बंद करने के लिए उन्होंने कुछ मंगवाया ताकि इस पे वो खड़े हो सके। तो वो कुछ टेबल टाइप कुछ चीज लेकर आई। उसके बाद ख्यापा बाबा ने उस टेबल के ऊपर खड़े होकर जो मिक्सचर था उनके पास, वो भी उस रोशनदान पे लगा दिया। जब सब कुछ शांत हो गया, अप्पू भी शांत था, उसको लेकर बाहर आए, उसे कपड़े पहनाए गए। पूरा परिवार ख्यापा बाबा के पैरों के पास जाकर बैठ गया, और उसके बाद ख्यापा बाबा ने बोला, मैंने अपने गुरु का ध्यान किया था। ध्यान करके मुझे पता चला कि इस तालाब में जग दिया हुआ है। अभी जग देने का मतलब क्या होता है कि एक बच्चे को इस तालाब के नीचे जो खजाना छुपा है उसे पहरा देने के लिए जग दिया हुआ है। कोई ऐसा बच्चा जिसके शरीर पर किसी भी तरह का कोई निशान या कट का निशान नहीं रहता है, पूजा करके मिट्टी के नीचे कमरे में दरवाजा बंद करके ऊपर उसके मिट्टी डाल दी जाती है। मतलब एक तरह से कमरा बनाकर बच्चे को उसमें बंद कर दिया जाता है, और ऊपर से चारों तरफ से उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। वायु के अभाव में बच्चा मर जाता है, और मरने के बाद वो जग बन जाता है और उस खजाने पर पहरा देता है। उन्होंने आगे बताया कि ये कोई तालाब नहीं था, इसको बाद में तालाब बनाया गया है। उस तालाब के सामने और भी बच्चे खेलते हैं, लेकिन उसने किसी और को टारगेट नहीं किया, सिर्फ अप्पू को किया। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो कोई जमींदार वगैरह हुआ करते थे क्या? तो उनकी बात सुनकर अनमोल बाबू ने हामी भरी। उसकी बात सुनकर ख्यापा बोले, तो फिर शायद तुम्हारे ही किसी पूर्वज ने जग दिया हुआ है, और इसीलिए इसने अप्पू को टारगेट किया। तुम पता लगाओ, जो 3 बच्चे पहले इस तालाब में डूबकर मरे हैं, वो भी तुम्हारे खानदान के हैं या फिर नहीं। उनकी बात सुनते ही मोनी दादी बोली कि हाँ, मेरी जेठानी ने मुझे बताया था कि हमारे परिवार के 3 बच्चे इस तालाब में डूबकर मर चुके हैं। ये बात सुनकर ख्यापा बोले, अब तुम इस तालाब का इतिहास पता लगाओ, इसे किसने बनाया था, क्योंकि जो उसका डायरेक्ट डिसेंडेंट यानी उसकी ब्लड लाइन होगी, वही चाहिए होगा उस जग को मुक्त करने के लिए। मैंने अभी अप्पू को कवच बना दूंगा, लेकिन अगर किसी कारण से कवच खुल गया तो फिर से दिक्कत हो सकती है। इस चीज का तुम लोग ध्यान रखना। कवच इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब तक उस जग को मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक अप्पू के ऊपर खतरा बना हुआ है। इसके बाद ख्यापा बाबा ने एक लिस्ट दी सुब्रतों को यज्ञ के लिए, और उससे कहा कि जितना जल्दी हो सकता है सारा सामान लेकर आओ। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सोचा था कि अमावस्या के दिन ये यज्ञ करूंगा, लेकिन मुझे ये यज्ञ आज ही करना पड़ेगा। यज्ञ का सामान आने के बाद ख्यापा बाबा ने 5 जो कच्चे नारियल थे वो उस कमरे के 4 कोनों में रखे, और एक नारियल बिल्कुल कमरे के मिडिल में रखा, और इसके बाद उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में एक टाइम में जो धुआं था बिल्कुल काला हो गया था, और सड़े हुए पानी की उसमें से स्मेल आ रही थी। अप्पू वैसे तो सो रहा था, लेकिन जैसे ही यज्ञ अपने पीक पर पहुंचा, अप्पू भी तड़पने लगा था। ख्यापा बाबा अनमोल बाबू को
गायत्री मंत्र का जाप लगातार करने के लिए बोल रहे थे। उस स्मेल से सबको बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी, ऐसा लगता कि बस वो रूम से बाहर चले जाएं। लेकिन पूरा का पूरा परिवार एंड तक रहा। फिर एक टाइम के बाद ख्यापा बाबा ने एक लोटे से अप्पू के ऊपर पानी छिड़का और अब अप्पू शांत हो गया था। यज्ञ खत्म होने के बाद उस यज्ञ की राख को एक कलश में लेकर गंगा जल के साथ मिलाकर ख्यापा बाबा ने पूरे घर के अंदर छिड़कना शुरू किया। और जब ये काम करते हुए वो ड्राइंग रूम में आए तो उस ड्राइंग रूम के अंदर इनके कई पूर्वजों की फोटोज लगी हुई थी, ब्लैक एंड व्हाइट। तो जैसे उन्होंने ड्राइंग रूम में आकर वो सब छिड़का तो इनके एक पूर्वज की फोटो नीचे गिर गई। ख्यापा बाबा ने अनमोल बाबू से पूछा कि ये किसका फोटो है। अनमोल बाबू ने कहा कि ये उनके दादाजी के बड़े भाई का फोटो है। तब ख्यापा बाबा बोले, यही वो आदमी होगा जिसने जक दिया है, क्योंकि वो आदमी इस फोटो के माध्यम से अभी भी इस घर में है, इसलिए उस जक का गुस्सा और भी ज्यादा था तुम लोगों के ऊपर। अभी वो आत्मा इस घर से भाग गया है, लेकिन वो गया नहीं है। इस फोटो को गंगा जी में बहा दो और जल्दी से जल्दी इनके किसी बेटे पोते या उसके भी बेटे को ढूंढो, क्योंकि उसके बिना इस जग को मुक्ति नहीं मिल सकती है। और इसीलिए कहते हैं कि परिवार के किसी भी मृत व्यक्ति का फोटो घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको उसका इतिहास नहीं पता होता। अब ये सारी बातें सुनकर अनमोल बाबू बोले कि इनका एक बेटा तो शादी होने से पहले ही मर गया था और एक बेटा एक मुस्लिम से शादी करके घर छोड़ के चला गया था। इसके बाद उनके घर में कोई नहीं था। लास्ट में ये थोड़ा पागल भी हो गए थे। इनका बॉडी घर में ही सड़ा हुआ मिला था। जहां इनका बॉडी मिला, मतलब वो बहुत पुराना हो गया था, सड़ गया था। घर में सब कुछ टूटा हुआ था, घर में लूटपाट हुई हो, क्योंकि बहुत पैसे वाले थे। लेकिन जब इनकी लाश मिली तो घर में सिर्फ कुछ बर्तन ही पड़े थे। सबको लगा था कि कोई डकैत इनको लूट के ले गए हैं। उनकी बात सुनकर ख्यापा बाबा कुछ सोचते हैं और फिर इसके बाद वो मिट्ठू को, अप्पू को फिर से कलश के बचे हुए पानी से फिर से नहलाने के लिए बोलते हैं। और इसके बाद वो जो बच्चे की उंगली से तैयार कवच था वो उन्होंने अप्पू को पहना दिया। और इसके बाद एक कांसे की थाली में ग्लास, चावल, दाल, घी, फ्रूट्स, सब्जियां और बच्चे के कपड़े लेकर सजाने के लिए उन्होंने उसकी मां से कहा। और फिर अपने झोले से एक शंख निकालकर पूरे घर में घूमते हुए उन्होंने उसे बहुत देर तक बजाया। इसके बाद अप्पू, सुब्रतो और अनमोल बाबू को लेकर वो तालाब के पास गए और वहां तालाब के पास बैठकर ख्यापा बाबा ने बहुत देर तक पूजा की। पूजा करते करते अचानक से हवा का एक झोंका आया और कांसे के बर्तन के साथ जो भी उसके अंदर सामान रखा था वो सब कुछ पानी में गिर गया। इसके बाद ख्यापा बाबा बोले, उसने तुम लोगों को माफ कर दिया है, लेकिन उसे मुक्त करना होगा। उसको मुक्त करना तुम लोगों का कर्तव्य है। कैसे भी करके उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट को ढूंढो, मतलब उसका जो बेटा या पोता उसकी ब्लड लाइन में, उसको ढूंढो। और ये कहकर ख्यापा बाबा वहां से चले गए। इसके बाद इन लोगों ने जब उस तालाब के बारे में छानबीन की तो इन्हें पता लगा कि अनमोल बाबू के जो दादा के बड़े भाई थे वो एक बहुत ही कंजूस आदमी थे। तो उनका बेटा तो एक मुस्लिम लड़की से शादी करके वहां से चला गया था, लेकिन उसके बाद एक टाइम पर वहां सूखा पड़ा। तब वो आदमी आगे बढ़कर बोला कि अमावस्या की रात को मैं यहाँ पर एक यज्ञ करूंगा बारिश के लिए और एक तालाब बनवाऊंगा। सब अपने घर के अंदर रहना, चाहे तुम्हें कोई भी आवाज आए। और इस तरह से सब लोगों ने मिलकर वहां वो तालाब की जगह बनाई और अमावस्या की रात सब लोग अपने अपने घरों में रहे। वो कहीं बाहर से एक तांत्रिक लेकर आया और उसने वहां पर ये सारी क्रिया की। उसके बाद बारिश हुई और तालाब पूरी तरह से भर गया। और भी खोज करने से पता लगा कि जब ये तालाब बना था उस टाइम पर एक ब्राह्मण का करीबन 7 साल का लड़का गायब हो गया था, जो दोबारा कभी नहीं मिला। इसके बाद ख्यापा बाबा के कहने पर वो जो ब्राह्मण बच्चा था उसकी फैमिली को ढूंढकर उनको बहुत सारा दान दिया गया। और इसी के साथ साथ अनमोल बाबू की पूरी फैमिली को वेजिटेरियन भी बनना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर तुम मांस मच्छी ये सब खाओगे तो तुम उसे वापस अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। आज तक भी कोई भी उनके उस डिसेंडेंट को खोज नहीं पाया और वो आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई है। वो जख अभी भी उसी तालाब में है, लेकिन उसने अनमोल बाबू और उसके परिवार को
माफ कर दिया है और वो उन्हें परेशान नहीं करता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनके परिवार का अगर कोई और बच्चा वहां पर आया तो उसका अगला टारगेट वो हो सकता है। तो ये थी अनमोल बाबू और उनके पोते की एक रियल हॉरर स्टोरी, जहां पर किसी एक पूर्वज ने एक गलती की और एक बच्चे की आत्मा को जक बनाकर अपने खजाने का पहरा देने के लिए बांध दिया और इस दुनिया से चला गया। लेकिन उनकी इस गलती को इनके पूरे परिवार को झेलना पड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जक की तरह की कोई एंटिटी एग्जिस्ट करती है जो इस तरह से किसी खजाने की रक्षा करती हो? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हनुमान और जय श्री राम।